आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है संघीय मंत्रिपरिषद, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। जैसा कि विद्यार्थियों हमने देखा था कि भारतीय संघ की जो सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन उन सारी शक्तियों का जो कि राष्ट्रपति में निहित है, उन सारी शक्तियों का प्रयोग है वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद में ये प्रधानमंत्री करता है। तो संघीय मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री सलाह से राष्ट्रपति करता है, यानी प्रधानमंत्री सलाह से। तो इसका मतलब है जिसकी सलाह लेता है, यानी वास्तविक रूप से उन शक्तियों का प्रयोग वही करता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सलाह से काम करता है। तो इसका मतलब है राष्ट्रपति के अंतर्गत जो शक्तियाँ निहित हैं, उन शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री करता है। तो संघीय मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। यानी यदि हम सैद्धांतिक रूप से देखें तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री की जो भूमिका है ना, वो उसमें अहम भूमिका है। या वास्तविक रूप से जो मंत्रिपरिषद का गठन है ना, वो प्रधानमंत्री ही करता है। संविधान का अनुच्छेद 74(1) यह उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति को उसके कर्तव्यों के संचालन एवं शक्तियों के प्रयोग में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। यानी संविधान के अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74(1) के तहत यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों के संचालन और शक्तियों के प्रयोग में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। यानी मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। यह जो बात है वो संविधान में लिखी गई है। संघ मंत्रिमंडल में ही कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति निहित है। संघ मंत्रिमंडल यानी जो संघ ये जो मंत्रिपरिषद है, उसमें ही कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति निहित है। यानी जो नाम मात्र की शक्तियाँ वो तो राष्ट्रपति में निहित है, और वास्तविक शक्ति है वो किस में निहित है? संघ मंत्रिमंडल या संघीय मंत्रिपरिषद में निहित है। तथा राष्ट्रपति संघ मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार अपने शक्तियों का प्रयोग करता है। तो देखो, आपके समझ में आ गई होगी बात है कि संघ की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। यानी संघीय मंत्रिपरिषद के गठन से लेकर के जितने भी सारे काम हैं वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। इसका मतलब है वास्तविक जो भूमिका है वो किसकी है? प्रधानमंत्री की। तो मंत्रिपरिषद का नेतृत्व है प्रधानमंत्री ही करता है। या हम कह सकते हैं कि संघ की जो वास्तविक शक्तियां हैं वो मंत्रिपरिषद में ही निहित होती है, जिसका जो नेता है, अध्यक्ष है, वो प्रधानमंत्री होता है। तो ये तो हुई अपने संविधान की बात कि संविधान के अंतर्गत संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में क्या उल्लेख किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। गठन। अब देखो, संघीय मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है? संघ मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद का गठन करता है राष्ट्रपति, लेकिन भूमिका किसकी है? प्रधानमंत्री की, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करता है। प्रधानमंत्री जिस मंत्री को जो जिम्मेदारी देता है, सौंपता है, राष्ट्रपति उसी को शपथ दिलाता है। मंत्रिमंडल का गठन कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से होता है। मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। अब देखो, एक तो मंत्रिमंडल होता है, एक मंत्रिपरिषद होती है, एक उपमंत्री होते हैं। इन तीनों का थोड़ा वर्णन हम आगे थोड़ा इसी चैप्टर में हम विस्तार से देखेंगे। लेकिन कैबिनेट, मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। यानी भारतीय संविधान का जो मूल संविधान है उसके अंतर्गत कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। इसका मतलब है बाद में संविधान संशोधन के द्वारा कैबिनेट शब्द जोड़ा गया था, मूल संविधान में ये नहीं था। परंतु बाद में 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 ईस्वी में हुआ था, उसके द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत कैबिनेट शब्द को सम्मिलित किया गया था।
तो भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द पहले नहीं था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में ये शब्द अनुच्छेद 352 के तहत इस शब्द को शामिल किया गया था। जब मंत्रिमंडल के सदस्यों को उनके कार्यों में सहायता देने के लिए राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों को नियुक्त किया जाता है, तब इन्हें मिलाकर मंत्रिमंडल को मंत्रिपरिषद की संज्ञा दी जाती है। तो जब मंत्रिमंडल के सदस्यों को उनके कार्य में सहायता देने के लिए राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों को नियुक्त किया जाता है, तब इन्हें मिलाकर मंत्रिमंडल को मंत्रिपरिषद की संज्ञा दी जाती है। अब देखो, मंत्रिमंडल होता है, एक मंत्रिपरिषद होती है, एक यानी मंत्रिमंडल हो गया, फिर राज्य मंत्री हो गया और एक उपमंत्री हो गया। इन तीनों को मिला करके इन तीनों का जो ग्रुप है, जो समूह है, उसको क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद की संज्ञा दी जाती है। तो मंत्रिपरिषद में कौन आते हैं? मंत्रिमंडल के सदस्य आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं और उपमंत्री आते हैं। इन तीनों को मिला करके जो ग्रुप बनता है उसको कहा जाता है मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिमंडल का शब्द का जो उल्लेख है वो मूल संविधान में नहीं था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत इस शब्द को जोड़ा गया था। मंत्रिपरिषद का गठन है वो प्रधानमंत्री करता है और प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति करता है। कहने का मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद के गठन में जो अहम रोल है, अहम भूमिका है, वो किसकी है? प्रधानमंत्री की। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्तर। अब देखो, मंत्रिपरिषद के स्तर कौन कौन से होते हैं, मतलब कितने लेवल पे होता है मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद है वो 3 स्तरीय होता है, यानी 3 स्तर पे होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, जिसको हम मंत्रिमंडल कहते हैं, राज्य स्तर का मंत्री और उपमंत्री। अब देखो, मंत्री है वो कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री है वो कितने तरह के होते हैं? मंत्री है वो 3 तरह के होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उपमंत्री। यानी जो भी सरकार की ओर से जो अहम जो लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं, वो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के द्वारा ही लिए जाते हैं। यानी कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उनके पास जो विभाग होता है, उनके वो एक तरह से स्वतंत्र प्रभार दिया हुआ होता है उनको, और वो अपने विभाग के अंतर्गत फैसले लेने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं। तो ये जो राज्य स्तर के मंत्री और उपमंत्री हैं, ये कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की सहायता करते हैं। यानी राज्य मंत्री और जो उपमंत्री हैं उनको, इनका जो गठन किया गया है वो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का सहयोग करने के लिए किया गया है। तो मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के, राज्य स्तर के और उपमंत्री। ये 3 स्तर के मंत्री होते हैं। कैबिनेट स्तर का जो मंत्री है अपने विभाग का अध्यक्ष होता है तथा उसकी सहायता के लिए राज्य मंत्री और उपमंत्री नियुक्ति की जाती है। राज्य मंत्री की किसी विभाग का प्रभाव स्वरूप रूप से सौंपा जा सकता है। कहने का मतलब है कि राज्य मंत्री को भी किसी विभाग का प्रभार है ना, वो मंत्रिमंडल के सदस्यों की तरह सौंपा जा सकता है। सरकार की नीति का निर्णय मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा ही लिया जाता है। यानी सरकार के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण, जो भी उच्च फैसले जाते हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही लिए जाते हैं। यानी जो भी सरकार की ओर से जो महत्वपूर्ण योजनाएं ली जाती हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा ही लिए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाने हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, राज्य मंत्री है उनको भी किसी विभाग का प्रभार उनको भी सौंपा जा सकता है। लेकिन किसी विभाग के संबंध में मंत्रिमंडल द्वारा नीति निर्धारण करते समय उस विभाग के राज्य मंत्री को विशेष आमंत्रित के रूप में नीति निर्धारण कार्रवाई में सम्मिलित किया जा सकता है। जो कहने का मतलब है कि सरकार की ओर से जो भी योजनाएं और महत्वपूर्ण निर्णय ले जाते हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा ले जाते हैं। राज्य मंत्रियों को भी अलग से प्रभार दिया जा सकता है, लेकिन यदि हम मुख्य रूप से देखा जाए तो राज्य मंत्री और उपमंत्री है वो मंत्रिमंडल की सहायता के लिए ही ये इनका गठन किया गया है। तो आपके समझ में आ गया होगा, मंत्रिपरिषद है उसके 3 स्तर होते हैं, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उपमंत्री। जो कैबिनेट स्तर है जिसको मंत्रिमंडल कहते हैं, वो अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं, यानी उनको अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है और वे अपने विभाग से संबंधित स्वतंत्र निर्णय ले भी सकते हैं। तो राज्य मंत्री और उपमंत्री वो उनकी सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन राज्य मंत्री है उसको भी स्वतंत्र प्रभाव दिया जा सकता है और उपमंत्री है वो राज्य मंत्री की सहायता कर सकते हैं, मंत्रिमंडल की सहायता भी कर सकते हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं। मंत्रियों की संख्या। अब देखो मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, किसमें, मंत्रिपरिषद में। यानी मंत्रिपरिषद के अंतर्गत जो अधिकतम है ना, कितने कितने मंत्री हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या है वो कितनी हो सकती है। अब देखो पहले क्या था, जब गठबंधन पर आधारित सरकार बनती केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो सरकार है वो जो बाकी जो छोटे दल हैं उनके सदस्यों को खुश रखने के लिए उनको मंत्री पद दे दिया जाता था, जिससे जो मंत्रियों की संख्या वो बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो मूल संविधान में मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं थी। यानी हमारा जो मूल संविधान है उसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं थी। यानी कितनी होगी मंत्रिपरिषद में, इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं था। प्रधानमंत्री अपने विवेकाधिकार के आधार पर, यानी अपने विवेक से मंत्रिपरिषद के आकार को सुनिश्चित करता था। यानी अपने हिसाब से, अपने विवेक से वो मंत्रिपरिषद में जितनी आवश्यकता थी उस हिसाब से वो मंत्रियों की संख्या रख सकता था। परंतु 91वें संविधान संशोधन, यानी 91 जो संविधान संशोधन हुआ 2004 के अंतर्गत, उसके द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या निश्चित कर दी गई कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, तो इसके लिए यह निश्चित किया गया है 91वें संविधान संशोधन जो 2004 में हुआ था, उसमें यह उल्लेख किया गया है कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसमें प्रधानमंत्री को मिला करके जो कुल सदस्य संख्या है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती। अब आप 545 का 15% निकाल सकते हैं, कितनी होती है, उतने सदस्य हैं वो मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। कम तो हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इस प्रकार प्रधानमंत्री अब मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या के मामले में अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता है। 2004 से पहले अपने विवेक का प्रयोग कर सकता था, लेकिन अब जो संख्या है मंत्रिपरिषद जो मंत्रियों की संख्या है वो 15% से अधिक नहीं हो सकती है। 15% किसकी, लोकसभा की जो संख्या है, जो लोकसभा की जो कुल संख्या है, टोटल संख्या है, उससे 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। यह किया गया है 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 2004 में। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, लोकसभा की जो कुल संख्या है उसकी 15%। यह प्रावधान कब किया गया है, 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2004 के अंतर्गत। अब हम आगे बढ़ते हैं। सम्मिलित होने वाले व्यक्ति, यानी मंत्रिपरिषद में कौन सम्मिलित हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद में उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो संसद के सदस्य होते हैं, लेकिन संसद सदस्य न होने वाले व्यक्ति को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। देखो मंत्रिपरिषद में कौन आते हैं, मंत्रिपरिषद में उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो संसद के सदस्य होते हैं। संसद सदस्य का मतलब यह है कि वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए, लेकिन सदस्य न होने वाले व्यक्ति को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। यदि ऐसे व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है तो उसे 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना पड़ता है। अब देखो मंत्रिपरिषद में किसी भी सदस्य को शामिल तो किया जा सकता है, यदि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी उसको मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता उसको अनिवार्य रूप से लेनी पड़ती है। यह जरूरी है उसके लिए। परंतु संविधान में यह व्यवस्था नहीं दी गई है कि ऐसा व्यक्ति इस्तीफा देकर पुनः मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है या नहीं। सरकार के इस अस्पष्ट प्रावधान का लाभ उठाते हुए उस व्यक्ति को पुनः मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया जाता था। अब 16 अगस्त 2001 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए ये व्यवस्था दी है कि विधायिका का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई भी व्यक्ति 6 महीने से अधिक मंत्री पद पर धारण नहीं कर सकता, यानी जब तक उसका चुनाव नहीं हो जाता संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन के लिए, यानी वो 6 माह से अधिक मंत्रिपरिषद के अंतर्गत शामिल नहीं रह सकता यदि उसने संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता नहीं ली है। तो यदि इस व्यक्ति को 6 महीने के बाद विधायिका के उसी सत्र में
मंत्री पद पर दोबारा बहाल किया जाता है तो यह आवश्यक है कि चुनाव जीतकर सदन का वो सदस्य बने। देखो पहले क्या था, 6 महीने के बाद में वो इस्तीफा देता और बाद में फिर मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया जाता। लेकिन अब 6 महीने के अंतर्गत तो उसको सदस्यता जरूरी है और 6 महीने के बाद में उसको चुनाव के माध्यम से संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी ही पड़ती है, ये आवश्यक है। तो अब देखो आपके समझ में आ गया होगा कि संसद के जो अपनी मंत्रिपरिषद है उसमें सम्मिलित होने वाले व्यक्ति कौन हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति कौन हो सकते हैं ये हमने देखा है। तो कौन हो सकते हैं, यानी पहली बात है कि संसद के जो 2 सदन है उनमें से किसी एक सदन का सदस्य वो होना चाहिए। यदि नहीं है तो 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य होना जरूरी है और 6 माह के बाद निर्वाचन के माध्यम से वो संसद का सदस्य होना चाहिए, तभी वो मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो हम आगे पढ़ते हैं, मंत्रिपरिषद के कार्य क्या है, यानी मंत्रिपरिषद के क्या कार्य हैं, मंत्रिपरिषद कौन कौन से कार्य करती है। संघ मंत्रिमंडल में, संघ का मतलब यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल से है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से है। देखो भारत के अंतर्गत सरकार 2 स्तर पर काम करती है, एक केंद्रीय स्तर पर और दूसरी राज्य स्तर पर। केंद्र की अपनी अलग सरकार होती है, राज्य की अपनी अलग सरकार होती है। जिस प्रकार से केंद्र की विधायिका होती है वैसे राज्य की भी अपनी अलग ही विधायिका होती है। तो हमें यहाँ पढ़ रहे हैं संघीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है उसका हमें अध्ययन कर रहे हैं। तो संघ मंत्रिमंडल में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति निहित है, यानी कार्यपालिका की जो संघीय जो कार्यपालिका है उसकी जो वास्तविक शक्ति है वह किस में निहित है, मंत्रिमंडल में, या हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। तथा राष्ट्रपति संघ मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। मंत्रिमंडल देश के प्रशासन, आर्थिक सुधार, सुरक्षा तथा विदेशी राज्यों के संबंध में नीति का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही संघ का शासन है वो संचालित होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि संघ की जो कार्यपालिका, जो वास्तविक कार्यपालिका है वो मंत्रिपरिषद है और मंत्रिपरिषद ही वो ही देश की जो शासन व्यवस्था से संबंधित जो सारे निर्णय हैं वही लेती है, वही सारे काम करती है, वही सारे जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो मंत्रिपरिषद के द्वारा ही लिए जाते हैं। अब देखो मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व। संघ मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न बनता है मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तथा मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए उत्तरदायी होता है। कहने का मतलब है कि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है, मंत्रिमंडल के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है, मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य उसको मानने के लिए बाध्य है, उसका विरोध वो नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त मंत्री अपने विभाग के अधिकारियों के कार्य के लिए भी संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। कोई भी मंत्री अपने विभाग के कार्यों के दायित्व से अधिकारियों पर दोष लगाकर बच नहीं सकता है। मंत्री के विभाग के मामलों के संबंध में संसद में उससे प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी संसद के अंतर्गत जिस मंत्री को जो विभाग दिया गया है उसके विभाग से संबंधित कोई भी सदस्य वो उससे प्रश्न पूछ सकता है और उसका जवाब उसको देना पड़ता है, यानी जिसका उत्तर है वो उसको देना पड़ता है। लेकिन कभी कभी लोकहित में या गोपनीयता के आधार पर उत्तर देने से इनकार भी वो कर सकता है। इस प्रकार से मंत्री का दोहरा उत्तरदायित्व है। अपने विभाग के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, जबकि अन्य मंत्रियों के विभागों के लिए अन्य मंत्रियों के साथ वो सामूहिक रूप से भी उत्तरदायी होता है। तो यानी जो मंत्री होते हैं वो अपने जिसको जो स्वतंत्र उनको जो प्रभार दिया गया, विभाग दिया, वो काम तो वो करते हैं। इसके अलावा पूरे मंत्रिपरिषद के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनके लिए भी सभी मंत्री है वो उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। अब देखो विभाग, मंत्री मतलब मंत्रालय के अंतर्गत कितने विभाग हो सकते हैं, मंत्रिपरिषद में कितने विभाग हो सकते हैं। जैसे अपना केंद्रीय मंत्रालय है, संघ मंत्रालय में अनेक विभाग है जिसकी संख्या समयानुसार परिवर्तित होती रहती है। 15 अगस्त 1947 को संघ मंत्रालयों की संख्या 18 थी, लेकिन जैसे जैसे कार्य बढ़ते गए, दायित्व बढ़ते गए,
जनसंख्या बढ़ती गई तो काम भी बढ़ते गए, जिसे 13 सितंबर 2008 को बढ़कर के 55 कर दिया गया। यानी 15 अगस्त 1947 को के समय जो केंद्रीय मंत्रालय है, संघ मंत्रालय है, उसके अंतर्गत मंत्रालयों की संख्या 18 थी, यानी विभाग कितने थे? 18 थे, जिसे 2008 में बढ़ाकर के 55 कर दिया गया। अब आगे आता है मंत्रिपरिषद की पदावधि। मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहता है। यानी देखो, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, और वैसे देखा जाए तो निश्चित नहीं होता है। यानी जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक मंत्रिपरिषद वो अपने पद पर रह सकती है। अब देखो, बहुमत से मतलब ये है कि लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है, जिस पार्टी की सरकार बनी है, उस पार्टी के कम से कम आधे सदस्य वो जिस पार्टी ने सरकार बनाई है उसके पक्ष में होने चाहिए। यदि एक भी सदस्य कम होता है तो सरकार गिर जाती है, सरकार फिर नहीं चलती है, दोबारा से चुनाव कराने पड़ते हैं। तो मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तथा लोकसभा के नए चुनाव के बाद नए मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो जाता। अब देखो, मंत्रिपरिषद है वो अपने पद पर कब तक रहती है? जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, पहली बात। तथा लोकसभा के नए चुनाव के बाद नए मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो जाता। अब जैसे मान लिया कि ये नए के चुनाव हो रहे हैं तो मंत्रिपरिषद वो भी भंग होगी। यानी जब तक इस चुनाव के बाद में जिस सरकार को बहुमत मिलता है, जब तक वो सरकार नहीं बनती है तब तक वही जो पुरानी मंत्रिपरिषद है वो ही काम करती है। ये नहीं है कि बीच में अंतर आ जाता है। ये नहीं कि वो चुनाव हो गए तो बीच में सरकार गिर गई और जब तक चुनाव होंगे तब तक देश में कोई राष्ट्र शासन लागू होगा, ऐसा नहीं होता है। यानी मंत्रिमंडल के गठन होने तक जो पुरानी सरकार है, जो पुरानी लोकसभा है, वो ही काम करती है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री के साथ मतभेद होने के कारण त्यागपत्र दे सकता है, या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से परामर्श कर उसे बर्खास्त भी कर सकता है। यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं रह जाता तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि मंत्री है, उसको संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता वो उसके लिए अनिवार्य होती है, और यदि दोनों सदनों में से वो किसी एक सदन की सदस्यता नहीं ले पाता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। उसके लिए एक शर्त ये है कि वो 6 महीने के भीतर, 6 महीने तक वो अपने पद पर रह सकता है। 6 महीने के भीतर यदि वो दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता वो यदि वो नहीं ले पाता है तो फिर उसको त्यागपत्र देना ही पड़ता है। यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास का मत प्राप्त करने में असफल रहे, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। तो यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास का मत प्राप्त करने में असफल रहने के बावजूद त्यागपत्र नहीं देता है तो उसे राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। फिर आगे देखो, UN राव बनाम इंदिरा गांधी मामले में देखो, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में एक मामला आया था UN राव बनाम इंदिरा गांधी मामले में। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि लोकसभा के विघटन के हो जाने पर भी मंत्रिमंडल समाप्त नहीं होगा यदि राष्ट्रपति को सलाह देता रहेगा। यानी कब तक? जब तक नई सरकार गठित नहीं होती है। यदि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के बिना कार्य करता है तो यह अनुच्छेद 53A के विपरीत होगा। सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति है वो अपने विवेक से काम नहीं करता है, वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करता है। या हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति है वो केवल एक कठपुतली मात्र है, यानी मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही काम करता है, अपने विवेक का प्रयोग वो नहीं कर सकता। केंद्र में कार्यवाहक सरकार का उपबंध नहीं किया गया है, अतः जो मंत्रिमंडल पहले से कार्य कर रहा है, लोकसभा के विघटन की स्थिति में भी वह पूर्ण मंत्रिमंडल होता है। इसका अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा के गठन के पश्चात नई मंत्रिपरिषद कार्यभार नहीं संभाल लेता है। तो देखो, लोकसभा का विघटन होने पर भी मंत्रिमंडल वो समाप्त नहीं होता। ये बात देखो ध्यान रखने की बात है। लोकसभा का विघटन हो जाए ना तो भी मंत्रिमंडल समाप्त नहीं होता है, वह राष्ट्रपति को सलाह देता रहता है। यदि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के बिना कार्य करता है तो यह अनुच्छेद 53 के विपरीत होगा। केंद्र में कार्यवाहक सरकार का उपबंध नहीं किया गया। यह नहीं कि प्रधानमंत्री
कि यदि मृत्यु हो गई या किसी अन्य कारण से पद रिक्त हो गया तो जो कार्यवाहक के प्रधानमंत्री बना है तो पूरा मंत्रिमंडल चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता। मंत्रिमंडल चेंज नहीं होता है, मंत्रिमंडल वो रहता है, केवल कार्यवाहक के प्रधानमंत्री ही नया पद ग्रहण करता है। अतः जो मंत्रिमंडल पहले से कार्य कर रहा था वो लोकसभा के विघटन की स्थिति में भी वही पूर्ण मंत्रिमंडल होता है, यानी पूरी तरह से वही काम करता है जैसे प्रधानमंत्री के समय वो काम कर रहा था। इसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक नई लोकसभा गठन के पश्चात नई मंत्रिपरिषद का कार्य का ग्रहण नहीं कर लेते। तो ये थी हमारे संघीय मंत्रिपरिषद की विस्तृत विवेचना। तो देखो विद्यार्थियों, आज हमने संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में जहाँ तक जितनी भी जो महत्वपूर्ण बातें थी उन सारी महत्वपूर्ण बातों का हमने आज की इस क्लास में अध्ययन किया है। अब अगली क्लास के अंतर्गत संघीय मंत्रिपरिषद से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न मैं अगली क्लास के अंतर्गत लेके आऊँगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से आप इसको पढ़ें, अध्ययन करें, ताकि अगली क्लास के अंतर्गत जो भी प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे वो प्रश्न आप उनको आप आसानी से आप उनके जवाब दे सकें। तो इसी के साथ मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।